नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें भारत के हजारों साल पुराने इतिहास में ले जाएगा। हम देखेंगे उन ताकतवर साम्राज्यों की कहानी जिन्होंने इस जमीन को आज जैसा हम इसे जानते हैं वैसा बनाया। तो चलिए इस पूरी बातचीत की शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। 2000 साल पुरानी सत्ता की ये जो खींचतान है वो आज भी हमारे देश को कैसे प्रभावित कर रही है? देखिए, इसका जवाब ना एक बड़ी ही दिलचस्प रेले रेस में छिपा हुआ है। सोचिए, एक ऐसी रेले रेस जहां सत्ता का बैटन यानी वो डंडा एक राजवंश से दूसरे राजवंश को पास किया जा रहा था और हर नया रनर उसने आकर अपनी एक अलग छाप छोड़ी और पूरी रेस का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए इस रेस में उतरते हैं। स्टार्टिंग लाइन पर हमारा पहला महान धावक है मौर्य साम्राज्य। यही वो साम्राज्य था जिसने पहली बार एक अखंड उपमहाद्वीप का सपना देखा और उसका नक्शा तैयार किया। ये दौड़ शुरू हुई थी लगभग 322 ईसा पूर्व में। सिकंदर के जाने के बाद जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम, एक खालीपन बना था ना, बस उसी का फायदा उठाकर एक नई शक्ति ने जन्म लिया। इस साम्राज्य के आर्किटेक्ट्स 3 महान लोग थे। सबसे पहले इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके पीछे का दिमाग महान रणनीतिकार चाणक्य, जिनका लिखा अर्थशास्त्र आज भी पढ़ा जाता है, और फिर सम्राट अशोक, जिन्होंने इस साम्राज्य को इसकी बुलंदियों पर पहुंचाया। लेकिन कलिंग के युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। उस युद्ध की तबाही ने अशोक को अंदर तक झकझोर दिया। जैसा कि उनके एक शिलालेख में लिखा है, कलिंग युद्ध के बाद युद्ध के नगाड़े शांत हो गए और धर्म के नगाड़े बजने लगे। उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और धर्म यानी शांति और एकता के रास्ते पर चलकर व्यापार को बढ़ावा दिया। तो हुआ ये कि एक तरफ चाणक्य की जबरदस्त रणनीति और एक जैसी आर्थिक नीतियों ने साम्राज्य को खड़ा किया, तो दूसरी तरफ अशोक का युद्ध छोड़ना और उनके बाद आए कमजोर शासकों ने इसे ढलान पर ला दिया। और फिर आखिरी सम्राट की हत्या के साथ ही वो बैटन हाथ से छूट गया और रेस में एक जबरदस्त मोड़ आ गया। चलिए अब रेस के बीच के हिस्से में चलते हैं। अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब एक नहीं बल्कि 2 समानांतर दौड़ें चल रही थीं, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। और मजे की बात यह है कि इन दोनों साम्राज्यों ने महानता पाने के लिए बिल्कुल अलग अलग रास्ते चुने। उत्तर में गुप्त साम्राज्य, वो तो विज्ञान और कला का सुनहरा दौर था। आर्यभट्ट, कालिदास, ये सब उसी दौर की देन है। और वहीं दक्षिण में था चोल साम्राज्य, जो 1500 साल से भी ज्यादा टिका रहा। उनकी ताकत थी उनकी नौसेना, समुद्री व्यापार और तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर जैसे बेजोड़ आर्किटेक्चर। लेकिन कोई भी महानता हमेशा के लिए नहीं रहती। गुप्त साम्राज्य बाहरी हमलों से कमजोर पड़ गया और उधर चोलों का ध्यान अपनी संस्कृति पर इतना ज्यादा हो गया कि उन्होंने अपनी सुरक्षा पर शायद उतना ध्यान नहीं दिया। नतीजा, दोनों ही लड़खड़ा गए और सत्ता का बैटन एक बार फिर हाथ बदलने को तैयार था। और अब रेस में एक ऐसे धावक की एंट्री होती है जो बिल्कुल अलग था। एक ऐसा धावक जिसने आकर सब कुछ हिलाकर रख दिया। ये दिल्ली सल्तनत का दौर था, एक ऐसी ताकत जिसने खेल के नियम ही बदल दिए। इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा था अलाउद्दीन खिलजी। उसका शासन तेजी से विस्तार का दौर तो था, लेकिन साथ ही ये एक बड़े सांस्कृतिक उथल-पुथल का भी समय था। सोमनाथ जैसे मंदिरों पर हमले और नालंदा लाइब्रेरी का विनाश, ये सब उसी दौर की दर्दनाक घटनाएं हैं। दिल्ली सल्तनत के कमजोर होने के बाद बैटन आया मुगलों के हाथ में और उन्होंने इसे लगभग 300 सालों तक बहुत मजबूती से पकड़कर रखा। ये इस रेस का मैराथन हिस्सा था जिसने भारत पर एक बहुत ही गहरी और स्थायी छाप छोड़ी। मुगलों की विरासत को देखें तो वो मिली-जुली है। उन्होंने जमींदारी और जागीरदारी जैसे सिस्टम दिए जिसने सदियों तक जमीन के मालिकाना हक को तय किया। उन्होंने बारूद का इस्तेमाल आम किया। कला, आर्किटेक्चर से लेकर हमारे खाने तक पर उनकी छाप है। बिरयानी कोई देख लीजिए। और हाँ, उन्होंने इस्लाम के प्रचार प्रसार में भी एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन 300 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है और इतने समय बाद ये ताकतवर साम्राज्य भी टूटने लगा। अब सत्ता का बैटन किसी एक के हाथ में नहीं था, बल्कि उसे छीनने के लिए एक अफरा तफरी वाली दौड़ शुरू हो गई थी। तो अब हम आ गए हैं रेस के आखिरी और सबसे उथल-पुथल वाले हिस्से में। जैसे ही मुगलों की पकड़ कमजोर हुई, सत्ता के बैटन के लिए कई दावेदार मैदान में कूद पड़े। इस आखिरी दौड़ में 3 बड़े खिलाड़ी थे।
एक तरफ थे छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में उभरते मराठा, दूसरी तरफ उत्तर में सिख एक बड़ी ताकत बन चुके थे, और इन सब के बीच एक बाहरी खिलाड़ी ब्रिटिश भी अपनी जगह बना रहे थे। इसी दौर में पंजाब के शेर महाराजा रणजीत सिंह का उदय हुआ। उन्होंने न सिर्फ एक ताकतवर सिख साम्राज्य बनाया, बल्कि कुछ वक्त के लिए अफगानों और अंग्रेजों दोनों को आगे बढ़ने से रोके रखा। वो उत्तर भारत में एक जबरदस्त ताकत थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस सारी खींचतान के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अपने सभी दुश्मनों को एक एक करके रास्ते से हटा दिया। उन्होंने मराठों को हराया, सिखों को हराया और आखिरकार सत्ता का बैटन अपने हाथ में ले ही लिया। और इसी के साथ हम इस शाही दौड़ की फिनिश लाइन पर पहुंचते हैं। अब बात होगी ब्रिटिश शासन के असर की और फिर सत्ता के उस आखिरी हैंडओवर की जिसने एक नए देश को जन्म दिया। ब्रिटिश राज की विरासत एक दो-धारी तलवार जैसी है। एक तरफ रेलवे, आधुनिक शिक्षा और सती प्रथा जैसी कुबुराइयों का अंत जैसे काम थे, तो वहीं दूसरी तरफ देश का आर्थिक शोषण, फूट डालो और राज करो की खतरनाक नीति, जलियांवाला बाग जैसा नरसंहार और अंत में भारत का बंटवारा, ये सब भी उसी दौर की सच्चाइयां हैं। और फिर आया साल 1947। ये वो पल था जब हजारों सालों से चली आ रही ये शाही रिले रेस आखिरकार खत्म हो गई। बैटन आखिरी बार पास किया गया, लेकिन इस बार किसी दूसरे साम्राज्य को नहीं, बल्कि एक नए आजाद भारत के लोगों को। तो अंत में एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। एक ऐसा देश जो इतने सारे साम्राज्यों की विरासतों पर बना हो, उस देश में अपने खुद के भविष्य को बनाने का असल में मतलब क्या है?